हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के CFO मिस्टर विवेक कावे। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हमने देखा कि in Q2 there was strong disbursement number again. सर, सेकेंड हाफ अब इस फाइनेंशियल ईयर का किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज वी हैव सीन Q1 भी स्ट्रॉन्ग था, Q2 भी स्ट्रॉन्ग था इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट। जब ईयर 2022-23 शुरू हुआ था, वो टाइम हमने गाइडेंस दिया था मार्केट को कि हमारा जो AUM असेट बेस जो था अराउंड 64,000 करोड़ असेट बेस था हमारा। हमने बोला था दैट हम उसको दुगना कर देंगे बाय एंड ऑफ FY25, दैट इज बाय मार्च 25। और आपके पास नंबर है, आपने देखा है दैट अप टू सितंबर 2023 1.5 years हो चुके हैं फ्रॉम अप्रैल 2022। वी आर ऑलरेडी एट 1.4 times आवर असेट बेस एज ऑफ 31st March 22। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की वो बरकरार है। और obviously the growth may taper down a bit because the base is slowly increasing, but we remain quite confident that in high teens the AUM growth should happen in the current year as well as in the next year. सर, हमने देखा कि इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर था थोड़ा सा, अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स का। एंड ये केवल M&M फाइनेंशियल्स पर ही लिमिटेड नहीं था, ये अक्रॉस द सेक्टर हमने देखा। तो कैसे देख रहे हैं सर? क्या रीजन रहे? आपकी भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग में कुछ डिफरेंस आए या यील्ड या स्प्रेड जो होता है उसमें कुछ टेपर डाउन होता हुआ दिखाई दिया? दो तीन कारण है इसके पीछे। सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि आपको पता है दैट US फेड ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मेरा रेपो रेट 4% था वो अभी बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। एंड एवरीबडी इज नॉट टॉकिंग हायर फॉर लॉन्गर। मुझे नहीं लगता है कि एक दो क्वार्टर में रेट साइकिल रिवर्स हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। मे बी सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर 2024 is when both Fed and as a result of which RBI may take some action on rate reversal. Right. So when the base rate goes up, जो बैंक्स है और जो मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो भी अपना अपना रेट बिल्कुल बढ़ाएंगे। उसका एक इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे हुआ है। द अदर रीजन इज दैट हमारे लिए, मेरे कंपनी के लिए असेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली आवर asset quality has remained a bit volatile. So we said that we need to correct it if we need to give a better guidance to the market. तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट मिक्स को एक बार ठीक से परखा और फिर सोच ऐसी थी कि is there a way for us to swap out a certain segment which is perceived to be very risky and swap in a certain segment which on asset quality is far superior. Right. So ये करते हुए there has to be some sacrifice that we will need to make on the yields also. So वो एक कारण है। और तीसरा कारण ऐसा है that if you look at our earning, those earnings comprise the core interest income as well as some of the penal interest that we earn when the customers are delaying their payment. So as the asset quality is improving, as the repayment behavior of the customer is improving, the headroom that is available for us to collect as penal interest will go down. To me, that's a better problem to solve because that anyway also reflects in a much lower credit cost. So आपने देखा होगा कि एंड ऑफ Q2 हमने जब रिजल्ट्स अनाउंस किए, हमने पूरे साल का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी दिया हुआ है। We have said that our credit cost will be in the range of 1.5 to 1.7% for the full year. सर,
एनआईएम्स को लेकर जो बात हो रही है कि लाइक हमने पिछला 1 या 1.5 साल बहुत अच्छा एंजॉय किया सभी बैंकिंग सेक्टर ने, एनबीएफसी सेक्टर ने। डू यू सी कि ये जो एनआईएम्स हैं ये टॉप आउट हो गए हैं इंडस्ट्री के लिए भी? Have they bottomed out? Is that your question? नहीं सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का टॉप आउट होना, लाइक कि हमने जितने हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंकिंग के लिए देखे, एनबीएफसीज के लिए देखे, तो एनालिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एनपीएस बॉटम आउट एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर टॉप्ड आउट। सो इज इट? No, we have a slightly different view. We have a view that for us, the net interest margins may have bottomed out now and not topped out. तो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारा असेट बेस देखें तो उसमें 93-94% इज व्हीकल असेट, व्हीकल फाइनेंस असेट, और व्हीकल फाइनेंस टिपिकली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है। बट जो मेरा लायबिलिटी बुक है, वो लायबिलिटी बुक में एज एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट साइकिल स्टार्ट्स गोइंग डाउन, देयर कुड इन फैक्ट बी सम बेनिफिट which may help us to expand the net interest margin. So I don't believe that we have topped out. We are likely to remain in a very steady regime from where we are today. Okay. If RBI were to take an interest reversal decision, there could be some potential for us to in fact improve our net interest margin. Sir, we have seen across the world that inflation is coming under control now, और टॉप सेंट्रल बैंक्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट रेट हाइक साइकिल तो अब पीक पर आ गया है। एंड जैसा आपने बताया कि सेकेंड हाफ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक रेट कट अब शुरू होगा फ्रॉम फेड, इवन फ्रॉम ईसीबी ऑल्सो, कि ईसीबी ने भी अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को पीक मान लिया है ऑलमोस्ट, और आरबीआई ने भी मान लिया है। सर, कुछ लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होंगे ये आने वाले सालों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, आई एम आस्किंग कि आने वाले सालों में ये कुछ हद तक ईज आउट हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन तो वही है that towards the end of calendar 2024 there could be rate cuts across the globe. But बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि आपको याद होगा in the year 21-22 when all of us were experiencing a very benign interest rate cycle, nobody had predicted that either Fed or RBI will take up the rates so aggressively because inflation started going up. So now inflation is back to a more controlled level, I would say. And there are too many considerations for any central bank when they look at interest rate. You know, the monetary policy is not that simple. But overall, if everything remains constant and it moves in a direction which everybody is predicting, there should be some action on lowering the interest rates, I believe. सर, हमने देखा था कि Q1 में मॉनसून को लेकर कुछ कंसर्न्स थी, और Q2 में आई मीन जब जुलाई सितंबर क्वार्टर में जब एक्चुअल रेनी सीजन था, उस समय बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी कि जुलाई में अच्छा हो रहा है, अगस्त में थोड़ा वीक रहा, सितंबर में एक बार फिर रिकवर करने का कोशिश किया। उस समय पर सर ओईएम्स के पास जो इन्वेंट्री लेवल था वो थोड़ा हाई हो गया था व्हीकल्स का। अभी क्या सिचुएशन है, बिकॉज यू आर इन द फाइनेंसिंग बिजनेस, तो फेस्टिव सीजन कैसा रहा सर? I think the Dussehra as well as the Diwali seasons have gone on well, but you are right, the dealer inventory levels are slightly higher, but they will normalize over a period of time. And quite separately, while July did not open well, but by end of September, when the monsoon receded completely, we have finally experienced a 94% of the long period average, which while is not normal, but it is not deficit either. Okay. सर, हमने ये भी देखा कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अपनी एयूएम की जो गाइडेंस थी थोड़ा लोअर की, हालांकि बहुत अच्छा एयूएम ग्रोथ आ रहा है, ऑलरेडी डबल डिजिट में चल रहा है, इस बार 26% से घटाकर 20%। सर, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? No, there is no specific reason. It is basically the base going up.
So Okay. I think let me tell you some maths here. So we said that we will double our portfolio, right, in 3 years' time. And in the first year, that is FY 22-23, our AUM went up by 27%, which then means that for the balance 2 years, even if we are able to grow at 20%, we should be able to double our AUM. Having said that, see, when you set a 3-year future target, you always have an element of aspiration in that. But we are very clear that growth for the sake of growth हम कभी नहीं करेंगे. Growth has to come, which is a quality growth. So it has to bring in a desirable NIM. It also has to bring in a desirable asset quality. Because end of the day, it is both growth as well as the return on asset, which will bring in a better ROE and hence better market capitalization. And therefore, while we are focused on growth, it is not a mindless growth aspiration that any of us internally have. Okay. And sir, we have seen कि stressed asset जो pool है, that has improved from 10% to 10% versus 10.7% last quarter. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है और जिस तरह से रिकवरीज आ रही है, नॉट ओनली फॉर द एनबीएफसीज, इनफैक्ट फॉर द बैंक्स आल्सो, एक अक्रॉस द सेक्टर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है. True. I think if you are defining the stressed assets as a stage 2 plus stage 3, we believe the stage 2 levels at around 6% are more or less at a stable level. Stage 3 assets as of end of September was at 4.3. And given the guidance that we have given, that for the full year, our credit cost will be in the range of 1.5 to 1.7%. You can expect some further moderation in our GS3 levels. Okay. सर, इस क्वार्टर में हमने देखा कि एम्प्लॉय एक्सपेंस भी 16% बढ़ते हुए दिखाई दिए थे एज कंपेयर टू Q1. एनी स्पेसिफिक रीजन? कुछ सैलरी हाइक्स थे या कंपनी ने एक्सपैंड किया है, ब्रांचेस वगैरह नहीं आई हैं जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ा है? No. So if you look at the employee cost, definitely to support a disbursement, if we have to deploy more people, that will be one cost, but we have not really added a lot of headcount. So this will be a mix of the annual increments that would have been rolled out at the beginning of the year, as well as the employee incentives, which to an extent are also linked to the underlying business performance. Okay. एंड सर, बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि अब M&M फाइनेंशियल भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो कंपनी अपने बिजनेसेस को हो सकता है कि डिमर्ज करे. स्ट्रीट में इस तरह की बातें होती हैं. सर, डू यू हैव एनी प्लान टू डिमर्ज योर इंश्योरेंस एंड रूरल हाउसिंग बिजनेस? So I don't know where this question is coming from, but these businesses are already in subsidiaries. So in a way, they are already demerged. They are not part of the mothership, that is Mahindra Finance. So just for the clarity for all the viewers today, Mahindra Finance is an operating holdco. It holds 100% of Mahindra Insurance Brokers. It holds practically 100% of Mahindra Rural Housing Finance. So these are two separate subsidiaries of Mahindra Finance. They have their independent board. They have their independent management. Okay. So do you have any plan कि इनको अलग तरीके से स्ट्रैटेजिक वे में सर जाकर स्टॉक मार्केट में कुछ इसको बनाने का प्लान करेगी कंपनी? Definitely at some stage we would like to create value, but for which we need scale, and we don't believe either of the entities have a scale today that can demand a respectable market capitalization. So we will do that at an opportune time. Okay, perfect. And sir, collection efficiency हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर में अच्छी थी, अराउंड 94% के आसपास थी. अभी Q2 में किस तरह की कलेक्शन एफिशिएंसी देखने के लिए मिली? So if you see H2 of any year, the collection efficiency is better as compared to the H1. And on the back of much higher collection efficiency in H2 compared to H1, we have given a guidance that for the full year, our credit cost will be in the range of 1.5 to 1.7, although in the first half, it is at around 2.2%. Okay. And sir, how was the OPEX to average asset ratio guidance, and what are the guidance for FY24, sir?
So we have right now in H1 the OPEX ratio has remained at around 2.8% of the average total assets. Okay. We are likely to remain range bound for the full year as well. Okay. And sir, हम कुछ NIMs reversal देख सकते हैं in the coming quarters, considering the minimum impact of Primex segment? When you say reversal, what did you mean? I mean, sir, NIMs reversal, I mean, जो थोड़ा सा NIMs पर एक हमने हल्का सा pressure देखा था because of the Primex segment. Our attempt will be to take it up by a couple of notches. We'll see. Okay. And sir, last question, sir. अब इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, इलेक्शन लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं. कंपनी ने इस पल्स को किस तरह से फील किया कि उस पर्टिकुलर ईयर में रूरल डिमांड किस तरह की रहती है, अर्बन डिमांड किस तरह की रहती है, एंड ओवरऑल कंपनी का जो एक डिमांड सिनारियो है, रिकवरी सिनारियो है, वो किस तरह का देखने के लिए मिलता है, किस तरह से स्पेंडिंग आती है कस्टमर की? So if you go back in history and look at election years, is there a very significant correlation? At least we do not see any significant correlation. But you are right, election will bring some uncertainty because we also deal in cash. So there could be some sporadic issues that our person is handling cash, taking cash from the customer. Somebody will ask, where are you taking this cash? So those sporadic issues will happen, but those are not representative of the business at large. So I think with or without elections, I think our job is to keep the momentum on disbursement, keep the momentum on collection efficiency and therefore asset quality, and keep delivering a consistent, predictable performance. Thank you very much, sir, and wish you all the best for rest of the year, sir. And we hope कि आपके जिस तरह के performances हमने देखे हैं, इसी तरह से कंपनी deliver करती रहे. Thank you so much, Vivek, and thank you for hosting me today. Thank you so much.